दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 5 दिसंबर 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों बिहार न्यूज में आज सबसे पहले बात करते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल ईमान को राष्ट्रगान गाने से नफरत है। अख्तरुल ईमान ने कहा है कि राष्ट्रगीत गाना क्यों जरूरी है, कोई बताए। गाने में कोई एतराज नहीं है, मुझे वंदे मातरम से आपत्ति है। अख्तरुल ईमान ने जोर देते हुए कहा है कि मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा है कि वंदे मातरम कहने में हमारे आस्था को चोट पहुंचती है। विधायक ने दो टूक कहा है कि राष्ट्रगीत गाना क्यों जरूरी है, बिना वजह कोई चीज जरूरी नहीं है, उसे नहीं थोपना चाहिए। अख्तरुल ईमान ने कहा है कि जो परंपरा हमारे बुजुर्गों की है उसे स्थापित की जाए। दरअसल बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र की समाप्ति पर एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल ईमान राष्ट्रगीत को उनके परंपरा के अनुरूप नहीं गाने के कारण आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि जो परंपरा है उसे कायम रहने दिया जाए। अख्तरुल ईमान ने कहा है कि मुझे राष्ट्रगीत से कोई दिक्कत नहीं है, कोई नफरत नहीं है, लेकिन मुझे वंदे मातरम से दिक्कत है, मैं नहीं गाऊंगा। किसने कहा? ये जुमला किसने कहा? इसके बेकार से देश तो नहीं है। किसने कहा? अपने मन से थोप दीजिएगा, अपने मन से थोप दीजिएगा। और पार्लियामेंट में, असेंबली में हमारे बुजुर्गों ने जो परंपराएं स्थापित की हैं, उनका आदर और सम्मान करना हमारे लिए लाजिम है। और अगर कोई गाते हैं तो मैं उन्हें रोक नहीं सकता, लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे बुजुर्गों ने जो परंपराएं स्थापित की हैं, उनका ख्याल हम लोगों को रखना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि सरकारी स्कूलों में शिक्षक की नौकरी पाने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। बिहार में 1,25,000 शिक्षकों की भर्ती होने वाली है। राज्य सरकार जल्द ही इस भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगी। बिहार सरकार शिक्षकों की भर्ती के लिए सभी औपचारिकताओं को पूरा करने वाली है। जब 12 दिसंबर को पंचायत चुनाव का 11वां चरण खत्म होगा, इसके बाद तुरंत बाद बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की तरफ से 1,25,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी विभिन्न नियमावली को पूरा किया जाएगा। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने 1,25,000 पदों पर होने वाली इस शिक्षक भर्ती की पुष्टि की है। उन्होंने विधानसभा में इस बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि अभी तक शिक्षा विभाग द्वारा 40,000 शिक्षकों की भर्ती की जा चुकी है। मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है और इसे जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के पूर्णिया जिले में 3 दर्जन से भी अधिक महिलाओं ने दावा किया है कि पंचायत चुनाव में वोट डालने के बाद उनके बैंक खाते से पैसे निकाल लिए गए। जब पूर्णिया जिले के चोपड़ा पंचायत के अंतर्गत रेहुआ गांव में 29 नवंबर को पंचायत चुनाव खत्म हुए थे। चुनाव प्रक्रिया के अनुसार वोट डालने की अनुमति देने से पहले महिला मतदाताओं के फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक टूल लिए गए थे। इसके तुरंत बाद कैनरा बैंक की एक शाखा में उनके बैंक खातों से पैसे गायब हो गए। जब पीड़ितों में से एक दुखानी देवी ने कहा है कि कैनरा बैंक में मेरे खाते में 46,000 रुपए थे। जब मैं 30 नवंबर को कुछ पैसे निकालने के लिए बैंक गई तो कैशियर ने मुझे बताया है कि मेरे खाते में कोई पैसे नहीं है। एक अन्य पीड़ित विधा देवी ने कहा है कि उनके खाते में 5,000 रुपए थे जो अब गायब हो गए हैं। यह खबर फैलने के बाद कई महिला अपने पासबुक अपडेट करने के लिए बैंक पहुंच गई। सभी पीड़िताओं ने दावा किया है कि उनके गांव के मतदान केंद्र पर पीठासीन अधिकारी ने मतदान के दिन बायोमेट्रिक टूल पर उनकी उंगलियों के निशान लिए थे, जिसके बाद उन्होंने बैंक में अपनी सारी जमा राशि खो दी। इसमें हम एक डिस्क्लेमर देना चाहते हैं कि ये INS न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है। इसके साथ केडीवी लाइव की टीम ने किसी भी तरह की कोई भी एडिटिंग छेड़छाड़ नहीं की है। ऐसे में इस खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी, केडीवी लाइव की नहीं। दोस्तों अब बात करते हैं कि सीएए को लेकर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने बड़ा बयान दिया है। सीएए को लेकर कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए और कुछ जगहों पर तो लंबे समय तक इसके खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया, आंदोलन किया। हालांकि कोरोना महामारी के चलते एंटी सीएए प्रदर्शन थोड़े कम जरूर हुए। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने सीएए को मूल रूप से राष्ट्र विरोधी करार दे दिया है और सरकार से आग्रह किया है कि इसे लागू नहीं किया जाए। संशोधित नागरिकता कानून यानी कि सीएए में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान
हिंदुस्तान के उत्पीड़न गैर मुस्लिमों को भारतीय नागरिकता दिए जाने का प्रावधान है। इसे संसद ने साल 2019 में पारित किया था और इसके विरोध में देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हुए थे। इनमें से शाहीन बाग में चला प्रदर्शन भी काफी चर्चा में रहा। शशि थरूर ने ट्वीट किया है कि 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा के बाद इस कानून को भी वापस लेने की मांग कुछ वर्ग के बीच उठने लगी है। शशि थरूर ने एक ट्वीट किया है जिसमें लिखा है कि सीएए मूल रूप से राष्ट्र विरोधी है और मैं सरकार से इसे लागू नहीं करने का आग्रह करता हूं। सीएए का विरोध करने वालों का तर्क है कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव करता है और संविधान का उल्लंघन करता है। दोस्तों बात करते हैं कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने सरकार की नींद उड़ा दी है। यह संक्रमण को रोकने के लिए अब बिहार की सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। यह गृह मंत्रालय के आदेश के बाद अब बिहार से लगने वाली सभी सीमाओं पर कोरोना जांच की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए संबंधित सिविल सर्जन को आदेश दिया गया है। साथ ही ट्रेन और फ्लाइट के साथ अन्य वाहनों से आने वालों की जांच को लेकर भी सख्ती बढ़ा दी गई है। गृह मंत्रालय ने दुकानों और प्रतिष्ठानों में सभी के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। काउंटर पर दुकानदार द्वारा कर्मियों एवं अन्य अंगतुकों के इस्तेमाल के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। जो दुकानों और प्रतिष्ठानों में केवल कोविड टीका लेने वालों को ही काम करने की अनुमति दी जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सीमांचल मिथिलांचल बक्सर मुंगेर पटना सहित बिहार के सभी जिलों के रहने वाले युवा अपने प्रखंड में प्रदूषण जांच केंद्र खोल सकते हैं और रोजगार शुरू कर सकते हैं। इसके लिए सरकार के द्वारा 3 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद दी जाएगी। यह खबर के अनुसार सरकार द्वारा दी गई प्रोत्साहन राशि से प्रदूषण जांच केंद्र के लिए स्मोक मीटर, गैस एनालाइजर, डेस्कटॉप प्रिंटर आदि की खरीद की जाएगी। यह सरकार ने इस योजना का नाम प्रदूषण जांच केंद्र प्रोत्साहन योजना रखा है। अगर आप बेरोजगार हैं तो आप इसका फायदा ले सकते हैं। जो अपने घर बैठे आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। आपको बता दूं कि प्रदूषण जांच केंद्र प्रोत्साहन योजना का लाभ उन्हीं को मिलेगा जो प्रदूषण जांच केंद्र विहीन प्रखंड के अस्थायी निवासी होंगे। साथ ही साथ अगर आवेदन मोटर वाहनों की रखरखाव एवं उसकी सर्विसिंग का व्यवसाय करता है तो फिर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अगर आप भी प्रदूषण जांच केंद्र खोलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आवेदन करना पड़ेगा। आवेदन कैसे करना पड़ेगा हम आपको अभी बताएंगे। तो बिहार के सीमांचल मिथिलांचल सहित बिहार के सभी जिलों के युवा प्रदूषण जांच केंद्र खोलने तथा सरकार से प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने के लिए जिला परिवहन कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए बिहार परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें, वहां से आप सारी जानकारी प्राप्त करें। दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लग गई है। जहां भाजपा बीते 5 सालों में अपने कार्य का बखान लोगों के सामने कर रही है तो वही विपक्षी दल सरकार की नाकामियों को गिनाते नहीं थक रही है। चुनाव के सिलसिले में ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकार पर तंज कसा, साथ ही राम मंदिर और मथुरा का भी जिक्र किया। इंटरव्यू के बीच ही न्यूज एंकर ने सीएम योगी आदित्यनाथ से सवाल किया है कि आपकी सरकार पर कुछ आरोप लगते थे। सबसे बड़ी चीज यह है कि यूपी में आपके नाम से मुसलमानों को डराया जाता है। कहा जाता है कि वोट हमें दे दो वरना योगी आ जाएगा। उनके इस सवाल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मेरे नाम पर किसी को भी डरने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने जवाब देते हुए आगे कहा है कि जो कानून का पालन करेगा, कानून के राज पर विश्वास करेगा, उसे बड़े सम्मान और गौरव के साथ उत्तर प्रदेश में रहने का पूरा अधिकार है। लेकिन कोई कानून को बंधक बनाने की कोशिश करेगा तो फिर वह कोई भी होगा, उसके लिए कानून अपना काम करेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के समापन पर राष्ट्रगीत नहीं गाने के मुद्दे पर जमकर सियासत हो रही है। यह भाजपा की ओर से इसकी निंदा की गई है। भाजपा के 2 विधायकों ने इसको लेकर एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल ईमान पर जमकर हमले किए हैं। लेकिन भाजपा के ही सहयोगी जदयू ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के विधायकों का समर्थन किया है। यह जदयू संसदीय दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि राष्ट्रभक्ति के लिए गीत गाना जरूरी नहीं है। उन्होंने कहा है कि यदि कोई इसे नहीं बोलना चाहता तो जबरदस्ती उसे नहीं बोलवाया जा सकता। यदि कोई राष्ट्र गीत गाता है इसी से बहुत बड़ा देशभक्त है, यह बात भी स्थापित नहीं की जा सकती है। गांव में रहने वाले सब लोग कहां राष्ट्रगीत जानते हैं? आम लोगों को राष्ट्रगीत कहां याद है? राष्ट्रगान ज्यादातर लोगों को मालूम है लेकिन राष्ट्रगीत नहीं। लेकिन जो नहीं बता पाएंगे वह क्या देशभक्त नहीं है? देशभक्ति के लिए गीत गाना जरूरी नहीं है। देशभक्ति के लिए जो ड्यूटी है वह करना जरूरी है। कोई कहे कि जबरदस्ती आपको यह गीत गाना है ही तो यह ठीक नहीं होगा।
दोस्तों अब बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को यह ऐलान किया है कि शहरी क्षेत्र में फुटपाथ और पुल के नीचे रह रहे लोगों के लिए सरकार की ओर से बहुमंजिला इमारत का निर्माण कराया जाएगा। जहां इसके लिए जमीन को चिन्हित किया जा रहा है। सरकार जमीन का क्रय करके इसका निर्माण कराएगी। पटना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और नगर विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास समारोह में शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह बातें कही है। जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि 3 अन्य स्मार्ट सिटी यानी कि बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर और भागलपुर की योजनाओं का काम भी तेजी से कराएं। जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि सड़क के किनारे और पुल के नीचे रहने वाले का क्या मतलब है। हम तो किसी को हटाते नहीं, पर ऐसे लोगों के लिए रहने के लिए सही जगह होनी चाहिए। सरकार की तरफ से ऐसे लोगों को जगह उपलब्ध कराई जाएगी। अधिकारियों को कहा गया है कि जहां जहां जरूरत है वहां बहुमंजिला इमारत बना दिया जाए। इस इमारत का रख रखाव भी सरकार की ओर से किया जाएगा। सभी तरह की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि आज तक के महामंच एजेंडा आज तक पर शनिवार को राजनीति के कई दिग्गजों ने शिरकत की। जब बिहार के मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव भी कार्यक्रम में शामिल हुए। जब कार्यक्रम में जहां एक तरफ उन्होंने बिहार को लेकर अपने रोड मैप की चर्चा की, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। जहां उन्होंने कहा है कि बिहार बर्बाद है क्योंकि नीतीश कुमार है। बिहार को लेकर नीति आयोग की हाल ही में आई रिपोर्ट पर उन्होंने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि किसी भी रिपोर्ट पर नीतीश कुमार कह देते हैं कि मुझे पता नहीं है। नीतीश कुमार को ABCD को ख ग घ की भी जानकारी नहीं रहती है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार नीचे से टॉप पर है। बेरोजगारी आज भी यहां सबसे बड़ी समस्या है। तेजस्वी यादव ने एजेंडा आज तक के कार्यक्रम में कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में हार में भी हमारी जीत हुई है। विधानसभा का चुनाव पढ़ाई लिखाई, कमाई, दवाई और रोजगार जैसे मुद्दों पर हुआ है। उन्होंने कहा है कि अभी जो सरकार बिहार में है वे चोर दरवाजे से बनाई गई है। बिहार विधानसभा चुनाव में दोनों गठबंधनों यानी कि NDA और महागठबंधन के बीच सिर्फ 12,000 वोटों का अंतर था। जहां उन्होंने कहा है कि नीतीश सरकार में शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई है। नैतिकता सिद्धांत खत्म हो चुका है। कई मंत्रियों पर सीधे हत्या के आरोप हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। एक मंत्री के भाई के परिसर में ही शराब की कई बोतलें मिली, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तेजस्वी यादव ने कार्यक्रम के दौरान कहा है कि बिहार में जो लोग रोजगार, महंगाई के मुद्दे पर प्रदर्शन करते हैं उन्हें लाठी मिलती है। क्या यह लाठियों की सरकार है? उन्होंने बिहार में अफसरशाही चरम पर होने का आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारी उनके ही मंत्री की गाड़ी को रोक देते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि लोकतंत्र का चौथा खंभा मीडिया और विपक्ष अगर कमजोर हुआ तो इस देश के लोगों की आवाज कौन उठाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में शराब की बिक्री को रोक लगाने के लिए पुलिस होटलों, सड़कों की खाक छान रही है। जहां वहीं शराब के तस्करों ने इसका तोड़ निकाल दिया है। जहां लगातार कार्रवाई से परेशान शराब तस्कर अब सड़क मार्ग की जगह जल मार्ग से शराब की तस्करी करने लगे हैं। इसका बड़ा प्रमाण तब देखने को मिला जब बिहार और नेपाल के बीच बहने वाली कमला नदी के अंदर से नेपाली देसी शराब की बड़ी खेप बरामद की गई है। यह कार्रवाई बिहार के मधुबनी जिला के ही जयनगर थाना पुलिस ने की है। बताया जा रहा है कि मधुबनी के जयनगर के ही पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कमला नदी के अंदर प्लास्टिक की बोरियों में भर भर कर नेपाली देसी शराब की बड़ी खेप लाई गई है। जिसके बाद पुलिस की टीम ने छापेमारी करके कार्रवाई करते हुए पानी के अंदर से भारी मात्रा में नेपाली देसी शराब जब्त की है। दोस्तों बात करते हैं कि अमूमन देखने को मिलता है कि आपके पास कटे फटे नोट होते हैं तो उन्हें बदलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे कटे फटे नोटों से आप खरीदारी भी नहीं कर पाते हैं। जहां अगर आपके पास कटा फटा नोट है तो अब घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बैंक इसके बदले आपको पैसे देगी। RBI ने अब एक ऐसा नियम बनाया है जिससे आपको कटे फटे नोट बदलने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके लिए आपको कोई अतिरिक्त पैसा यानी कि कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। RBI के दिशा निर्देश के अनुसार कटे फटे नोट देश में कहीं भी किसी भी बैंक से बदला जा सकता है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप होम ब्रांच पर ही जाएं। अगर आपको बैंक ब्रांच नोट बदलने से मना करती है तो उस बैंक के खिलाफ कार्रवाई भी होने का प्रावधान है। हालांकि यह भी ध्यान में रखना जरूरी है कि नोट जितनी बुरी हालात में होगा उसकी कीमत उतना ही कम कर दी जाएगी। छोटे नोट जैसे 5, 10, 20, 50 के फटे हुए नोट जिनका कम से कम 50% हिस्सा सुरक्षित है तो आपको बदले में ये नोट मिल जाएगा पूरा। वहीं अगर फटे हुए नोटों की संख्या 20 से ज्यादा है तो और नोटों की कीमत 5,000 रुपए से ज्यादा है तो फिर इसके लिए आपको फीस देनी होगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में इंटरमीडिएट एवं मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2020 एवं 2021 के टॉपर शुक्रवार को मेधा दिवस पर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के हाथों पुरस्कृत किए गए। इनमें मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2020 में टॉप 10 के 41 विद्यार्थी एवं 2021 के 101 विद्यार्थी तथा इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2020 के तीनों संकाय वाणिज्य, कला एवं विज्ञान के टॉप 5 के
34 विद्यार्थी एवं 2021 के टॉप 5 के 22 विद्यार्थी शामिल हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्मदिन पर मेधा दिवस समारोह का आयोजन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने यहां ज्ञान भवन में किया था। इस अवसर पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर भी उपस्थित थे। पुरस्कार पाने वाले इंटरमीडिएट और मैट्रिक परीक्षा के प्रथम स्थान प्राप्त विद्यार्थी को 1 लाख रुपए, द्वितीय स्थान प्राप्त वाले को 75,000 एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 50,000 रुपए दिए गए। दोस्तों अब बात करते हैं कि एक कार्यक्रम में मदरसे के मुद्दे पर बात करते हुए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि उनका इरादा मदरसों को बंद करने का है। जहां उन्होंने कहा है कि करीब 700 मदरसे बंद किए जा चुके हैं, बाकी मदरसों को नर्सिंग स्कूल और मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजों में तब्दील करने की योजना है। जहां उन्होंने कहा है कि मैं चाहता हूं कि मुस्लिम मदरसों में ना जाएं और बजाय इसके लोग इन डॉक्टर इंजीनियर बने, समाज को रोशन करें। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि लोग इससे खुश हैं। जब मैं एक मदरसे में गया और एक बच्चे से पूछा कि क्या बनोगे बेटा, तो वो बोला कि मैं डॉक्टर बनूंगा, तो मैंने उससे कहा है कि फिर तुम यहाँ गलत जगह पर आ गए हो, यहाँ तो मौलवी बनते हैं। इसलिए बच्चे की राय लेकर मदरसे को सामान्य स्कूल में बदलने का निर्णय लिया है। मैंने कौम की भलाई के लिए मदरसा बंद किया है। मुस्लिम वोट के सवाल पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि मैं यदि कहूं कि मियाँ वोट दो, क्या वे मुझे वोट देंगे? मुझे पक्का पता है कि वे मुझे वोट नहीं देंगी, तो क्यों वोट मांगू? जिस दिन ये बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे उस दिन वे लोग मुझे अवश्य वोट देंगे, लेकिन अभी वो स्थिति नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के बयार में भी प्रदूषण का जहर घुल गया है। यह आलम यह है कि हवा में धूलकणों की मौजूदगी खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है। यह आंकड़ों पर निगाह डालें तो फिर यह स्थिति स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर डालने वाली और अति चिंताजनक है। यह कई इलाकों में हरियाली होने के बावजूद भी पटना की हवा में प्रदूषण का स्तर बहुत खराब है। यहाँ पटना में आज वायु गुणवत्ता सूचकांक 318 पर है। मानक से 5 गुना अधिक प्रदूषण राजधानी पटना के अलावा मुजफ्फरपुर, गया, हाजीपुर, छपरा एवं बिहार शरीफ में प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। कल बिहार शरीफ बिहार का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर रहा। वहां पर एक्यूआई लेवल 418 रिकॉर्ड किया गया था। बिहार के कई शहरों के वातावरण में तो मानक से 4 से 5 गुना अधिक प्रदूषण है। जहां विशेषज्ञ इसका मुख्य कारण बिहार की भौगोलिक बनावट एवं मौसम को मान रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतीश सरकार बिहार में भूमि विवाद को खत्म करने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है तथा सभी जिलों के अधिकारियों को भूमि विवाद निपटाने के आदेश दिए गए हैं। वहीं बिहार विधान परिषद में दाखिल खारिजी संशोधन विधेयक 2021 के पास होने के बाद बिहार के भूमि सुधार और राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने कहा है कि सरकार बिहार में भूमि विवाद को खत्म करने के लिए कई तरह की योजना बना रही है। उन्होंने कहा है कि सरकार सालों से पारिवारिक बंटवारे के लंबित भूमि दस्तावेजों को अपडेट कराएगी। साथ ही साथ पारिवारिक बंटवारों की जमीन का कागजात तैयार किया जाएगा ताकि भूमि विवाद की समस्या को खत्म किया जा सके। इसके लिए बिहार में प्रचार प्रसार भी किए जाएंगे। दरअसल बिहार में पारिवारिक बंटवारे के बाद लोग जमीन का कागज अलग अलग नहीं करते हैं, जिसके कारण बिहार में भूमि विवाद की समस्या उत्पन्न होती है, पैदा होती है। सरकार अब प्रचार के जरिए लोगों को बताएगी कि भूमि का अपडेट डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना बहुत जरूरी है। दोस्तों बात करते हैं कि कटिहार के बलरामपुर प्रखंड के लोग स्वच्छ पेयजल के लिए वर्षों से मोहताज हैं। यह कहने के लिए तो समय समय पर सरकार की ओर से लोगों को स्वच्छ पेयजल हर हाल में उपलब्ध कराने का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, लेकिन धरातल पर तमाम सरकारी घोषणाओं का अवतरण नहीं हो पाता है। बलरामपुर प्रखंड में लोग वर्षों से लोहयुक्त आर्सेनिक रसायन मिश्रित अशुद्ध जल पीने को विवश हैं। प्रखंड के अंतर्गत तमाम चापाकल के जल में लोह की मात्रा अधिक होती है। यह रात भर के रखे हुए जल को यदि सुबह देखा जाए तो फिर पानी की ऊपरी परत छाली युक्त दिखाई दे देती है। यह विडंबना ही है कि आजादी के इतने सालों बाद भी सरकार आम जनों के लिए अब तक शुद्ध एवं स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था नहीं कर पाई है। वर्षों पहले शुरू किए गए अमृत पेयजल धारा योजना का हाल तो सभी ने देख ही लिया है। इस योजना पर सरकार का करोड़ों धन जाया हुआ, वही उपलब्धि के नाम पर कुछ भी हस्तगत नहीं हुआ। दोस्तों बात करते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के विधायकों ने बिहार सदन में वंदे मातरम गाए जाने का विरोध किया और राष्ट्रीय गीत नहीं गाया। जी हां, जिसके बाद भाजपा विधायक ने एआईएमआईएम के विधायकों पर पलटवार करते हुए कहा कि ये लोग देश को तालिबान बनाना चाहते हैं। सदन में वंदे मातरम गाए जाने का एआईएमआईएम विधायकों द्वारा विरोध करने पर भाजपा के विधानसभा सदस्यों ने जमकर पलटवार किया है। भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कहा कि उनकी सोच तालिबान जैसी है और वो इस देश को भी तालिबान बनाना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जिहादी और
सांप्रदायिक सोच वाले व्यक्ति से इससे ज्यादा की उम्मीद नहीं की जा सकती है। इन्हें ना तो देश से प्रेम है और न ही यहाँ की परंपराओं से। वही भाजपा विधायक संजय सिंह ने तो ओबीसी की पार्टी के विधायकों को देश छोड़ने तक के लिए कह दिया। जब भाजपा विधायक ने कहा है कि जिन लोगों को सदन के अंदर वंदे मातरम गाने से समस्या है वह अपने देश से प्यार नहीं करते हैं। इस देश में रहने वाले व्यक्ति को वंदे मातरम गाना ही होगा, नहीं तो उन्हें इस देश में रहने की कोई जरूरत नहीं है और वे किसी दूसरे देश में चले जाएं। दोस्तों एक बड़ी खबर के बारे में बात करते हैं कि फिर से एक मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। यह खबर है बिहार के जमुई जिला के अलीगंज प्रखंड में स्थित दरगाह पंचायत के मुखिया प्रकाश महतो की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। जहां अपराधियों ने सिकंदरा नवादा मुख्य मार्ग पर बालडा मोड़ के पास वारदात को अंजाम दिया है। मुखिया को सर, पेट और जांग में 5 गोलियां मारी गई है। घटना के पीछे पुरानी रंजिश की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि दरगाह पंचायत के मुखिया प्रकाश महतो शुक्रवार की शाम लगभग 4:30 बजे किसी कार्यक्रम में शामिल होकर वापस अपने घर लौट रहे थे। रास्ते में सिकंदरा नवादा मुख्य मार्ग पर बालडा मोड़ के पास पहले से घात लगाकर बैठे अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर दिया। दोस्तों बात करते हैं कि कोरोना के नए संक्रमण ओमिक्रॉन के खतरों के बीच सरकार का सर्वाधिक ध्यान लोगों के टीकाकरण पर है। जहां बिहार में अब भी करीब 6 करोड़ लोगों की वैक्सीन की दूसरी डोज बकाया है। जहां इनमें करीब 94 लाख लोग ऐसे भी हैं जो मियाद बीतने के बाद भी वैक्सीन की दूसरी डोज लेने सेंटर तक नहीं पहुंचे हैं। समय बीतने के बाद भी वैक्सीन की दूसरी डोज को लेकर बेरुखी दिखाने के मामले में बिहार का देश भर में चौथा स्थान है। इस श्रेणी में उत्तर प्रदेश का स्थान पहला है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मियाद बीतने के बाद भी वैक्सीन की दूसरी डोज में दिलचस्पी न दिखाने वाले राज्यों के आंकड़े सार्वजनिक कर दिए हैं। यह मंत्रालय के अनुसार बिहार में अब तक 93 लाख लोग हैं जो समय बीतने के बाद भी दूसरी डोज के लिए सेंटर नहीं आए हैं। यह उत्तर प्रदेश में ऐसे लोगों की संख्या 2 करोड़ 11 लाख है जो देश में सबसे ज्यादा है। यह बड़ी संख्या है। इसके बाद राजस्थान का नंबर आता है। यहाँ 1 करोड़ 23 लाख लोगों ने समय बीतने के बाद भी वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं ली है। वहीं महाराष्ट्र में ऐसे लोगों की संख्या 1 करोड़ से ज्यादा है। मंत्रालय ने ऐसे लोगों की इस लापरवाही पर चिंता जताई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बीजेपी के विधायक निक्की हेम्ब्रम की सुंदरता की तारीफ को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष के निशाने पर है। आरजेडी ने इसे लेकर नीतीश कुमार पर तंज कसा है तो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी इस मौके को लपक लिया है। जब खुद निक्की हेम्ब्रम मुख्यमंत्री के व्यवहार से मर्माहत है। जब उन्होंने मीडिया से कहा है कि सीएम नीतीश कुमार ने जो उनसे कहा उसे मैं सार्वजनिक तौर पर दोहरा नहीं सकती। जब विधायक ने कहा है कि ये मेरी मर्यादा को ठेस पहुंचाने वाला है और मैंने पार्टी फोरम में अपनी बात कह दी है। इस मामले को तुल पकड़ता देखकर एनडीए के दोनों घटक दलों यानी कि बीजेपी और जेडीयू की ओर से बैकडोर मामले को सुलझाने की कोशिश में लग गए हैं। जहां आरजेडी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से लिखा गया है कि जाने सीएम नीतीश कुमार का एक महिला भाजपा विधायक पर तुम इतनी सुंदर हो कमेंट कैसे तुल पकड़ रहा है। इस बात को लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य आगे तक ले गई। जहां उन्होंने आरजेडी के ट्विटर हैंडल को रीट्वीट करते हुए लिखा है कि महिलाओं की सुंदरता ही निहारता रह गया। 3 नंबरी पार्टी का मुखिया बिहार को फिसदी राज्य का दर्जा दिला गया। रोहिणी आचार्य एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा है कि रंगीन मिजाजी के चर्चे सारे आम है, इस उम्र में भी चच्चा बदनाम है। दोस्तों बात करते हैं कि बॉलीवुड की अभिनेत्री कंगना रनौत को कल किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। जब उनकी कार को कल रोपर के नजदीक चंडीगढ़ ऊना हाईवे पर किसानों ने रोक दिया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कंगना रनौत ने एएनआई से कहा है कि अगर वहां पुलिसकर्मी नहीं होते तो मॉब लिंचिंग हो सकता था। जहां ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। इस घटना के संबंध में कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी पोस्ट किया है। जहां उस वीडियो में कहा है कि इतनी सारी पुलिस है फिर भी मेरी गाड़ी को निकलने नहीं दिया जा रहा था। कंगना रनौत ने कहा है कि क्या मैं कोई पॉलिटिशियन हूं, कोई पार्टी चलाती हूं? पुलिस अधिकारियों के होने के बावजूद भी मेरी गाड़ी को आगे नहीं दिया जा रहा था। यह अविश्वसनीय व्यवहार था। वहां मौजूद लोग खुद को किसान कहते हैं लेकिन वे मेरे नाम का राजनीति के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे थे। कंगना रनौत पर किसानों का गुस्सा इसलिए फूटा क्योंकि कंगना ने किसानों पर आपत्तिजनक बयान दिया था। जहां किसानों द्वारा कंगना की गाड़ी रोके जाने के बाद हाईवे पर लंबा जाम भी लग गया। यह जानकारी के अनुसार कंगना रनौत ने जब अपने बयान पर माफी मांगी तब किसानों ने उन्हें जाने दिया। कुछ देर के लिए कंगना रनौत गाड़ी से बाहर निकली और तस्वीर भी खिंचवाई। आपको बता दें कि दिल्ली के बॉर्डर पर किसान पिछले 1 साल से कृषि कानूनों का विरोध करने के लिए डटे हुए हैं। कुछ समय पहले ही कंगना रनौत ने इन आंदोलनकारियों को दहशतगर्द बताया और इनके आंदोलन पर आपत्तिजनक टिप्पणी भी की थी। कंगना रनौत ने इस आंदोलन में शामिल एक वृद्ध महिला पर यह टिप्पणी की थी कि वे 100 रुपए लेकर के आंदोलन में शामिल हो रही है।
दोस्तों बात करते हैं कि पंजाब के पठानकोट और जम्मू कश्मीर के कुछ जिलों में शुक्रवार शाम आसमान में एक अजीबोगरीब चमकीली चीज दिखने से लोग हैरान है। शाम को करीब 6:50 पर आसमान में 5 मिनट तक चमकीली रेखा देखी। ये कुछ ऐसा ही था जैसे कि आप रात के अंधेरे में किसी ट्रेन को गुजरते हुए दूर से देखते हैं। यह घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर अभी चल रहा है, और लोग इसको लेकर अटकलें लगा रहे हैं। जब पाकिस्तान के साथ लगती सीमा पर आसमान में चमकीली चीजें दिखने से कुछ लोगों ने इसे रॉकेट भी समझा। लोगों ने इसे मोबाइल कैमरों में कैद किया। एक रक्षा अधिकारी ने कहा कि वे स्थानीय लोगों के दावों और आसमान में दिखी वस्तुओं की पुष्टि करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि वे स्टारलिंक उपग्रह थे जो पृथ्वी की निचली कक्षा में यात्रा करते हैं। जब सीमांत इलाके में कुछ लोगों ने इसे पाकिस्तान की ओर से भेजा गया ड्रोन भी समझा। हाल ही में पड़ोसी देश पाकिस्तान से कई बार ड्रोन घुसे भी हैं। हालांकि एक्सपर्ट अभी भी कंफर्म नहीं कर पाए हैं कि आखिर ये चीज क्या थी। दोस्तों परसों तेजस्वी यादव पटना के गांधी मैदान पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दिव्यांगों को संबोधित किया। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर उन्होंने दिव्यांग अधिकार सम्मेलन को संबोधित किया। तेजस्वी यादव ने यहां मौजूद लोगों को कई बातें कही है, कई मुद्दों पर भी बोले, लेकिन भाषण में बोलते बोलते उन्हें सन्नी लियोनी की याद आ गई। यह अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के मौके पर पटना के गांधी मैदान में विकलांग अधिकार मंच के कार्यक्रम में तेजस्वी यादव शामिल हुए थे। इस दौरान जब वो अपना भाषण दे रहे थे तो उनको सनी लियोनी का नाम अपने भाषण में लिया। जब पहले तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार को रोजगार के मामले में घेरा, फिर उन्होंने कहा कि यहां पढ़ने वाले फेल हो जाते हैं, सनी लियोनी टॉप कर जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में साल 2022 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। जहां इसको लेकर सियासी दलों में गठजोड़ की बातें चल रही है। जहां एक टीवी चैनल से बात करते हुए शुक्रवार को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पिछले साल नवंबर में संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है, यानी कि बड़ा राज खोला है। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बिहार चुनाव के दौरान लालू प्रसाद यादव की RJD ने उनकी नहीं सुनी। अगर RJD उनकी बातें सुनता तो आज तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री होते। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मैंने इस संबंध में तेजस्वी यादव की पार्टी से बात करने की काफी कोशिश की थी, पर कामयाबी नहीं हासिल हुई। इसी के चलते आज तेजस्वी यादव विपक्ष में बैठे हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा को आगामी विधानसभा चुनाव में फायदा पहुंचाने से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए ओवैसी ने कहा कि हमने बीजेपी को लाभ नहीं बल्कि बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, यानी कि हमसे बीजेपी को लाभ नहीं नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान RJD ने हमारी बातें नहीं मानी। अगर लालू परिवार ने हमारा कहा सुना होता तो आज तेजस्वी यादव CM की गद्दी संभाल रहे होते। ओवैसी ने कहा कि हमने इस संबंध में कई बार RJD से बातें करने की कोशिश की, पर मेरी सुनी नहीं गई। आपको बता दें कि नवंबर 2020 में बिहार में विधानसभा चुनाव हुए थे। इलेक्शन में RJD कांग्रेस माकपा भाकपा और भाकपा माले ने महागठबंधन में रहकर चुनाव लड़ा था। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM ने अकेले चुनाव में हाथ आजमाया था। जब विधानसभा का परिणाम ओवैसी के लिए बिहार में नई उम्मीद लेकर आया। AIMIM ने 5 सीट पर जीत ली। जब सीमांचल की अमोर कोचाधामन जो कि हाट बायसी और बहादुरगंज विधानसभा पर AIMIM ने कब्जा जमा लिया। अकेले 73 सीट जीतने के बाद अन्य दलों से बेहतर सहयोग न मिल पाने के कारण RJD को विपक्ष में ही बैठना पड़ा। दोस्तों बात करते हैं कि पंजाब के पटियाला में आयोजित 64वें नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में जमुई के विधायक और अंतर्राष्ट्रीय महिला निशानेबाज श्रेयसी सिंह के राष्ट्रीय स्तर के प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर बिहार विधानसभा के सत्रावधि के दौरान बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सम्मानित किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने कार्यालय में विधायक श्रेयसी सिंह को आमंत्रित किया, उन्हें मेडल पहनाया, आशीर्वाद दिया। उन्होंने बिहार की जनता की ओर से विधायक का आभार प्रकट किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि आपने बिहार का नाम गौरवान्वित किया है, बिहार के लोगों को आप पर गर्व है। इस अवसर पर भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सहित कई विधायक, विधान पार्षद और मंत्री उपस्थित थे। जब सभी ने उन्हें बधाई दी है। जब विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि आप पर बिहार वासियों को नाज है। वहीं बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष अवधेश नारायण सिंह ने भी सदन में श्रेयसी सिंह को बधाई और शुभकामनाएं दी है। दोस्तों अब बात करते हैं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। जहां किसान आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा की मांग करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि हम आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों की सूची उपलब्ध कराएंगे जिनकी आंदोलन के दौरान जान चली गई थी। यह सरकार को उन्हें मुआवजा देना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा है कि आंदोलन में कितने किसान मारे गए हैं, सरकार के पास आंकड़े नहीं है। अगर सरकार के पास आंकड़े नहीं है तो फिर हमारे पास हैं, हम देते हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि संसद में सवाल पूछा गया कि क्या सरकार किसानों को मुआवजा देगी।
की, तो कृषि मंत्रालय ने कहा है कि सरकार के पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसीलिए ये सवाल ही नहीं उठता है। हमने इस पर काम किया है। हमारे पास 500 लोगों के नाम हैं जिन्हें पंजाब सरकार ने मुआवजा और नौकरी दी है। हमारे पास ऐसे 100 लोगों के नाम हैं जो दूसरे राज्यों से हैं। तीसरी एक ऐसी लिस्ट है जो सार्वजनिक सूचना में है और इसे आसानी से सत्यापित किया जा सकता है, लेकिन सरकार का कहना है कि ऐसी कोई भी सूची नहीं है। दोस्तों अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद ने सांसद आजम खान पर सरकारी मदरसे पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। जहां अहमद ने कहा है कि यूपी में सपा की सरकार में रामपुर के मदरसे पर कब्जा किया गया है। ऐसे में रामपुर से सांसद और यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही है। जहां आजम खान पहले से ही जेल में बंद है। आरोप है कि आजम खान ने पूर्ववर्ती सपा सरकार में रामपुर के एक सरकारी मदरसे पर कब्जा किया है। आजम खान फरवरी 2020 से ही सीतापुर जेल में बंद है। उन पर रामपुर में अवैध जमीन कब्जाने और फर्जी प्रमाण पत्र बनाने जैसे कई आरोप लगे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि कोरोना का नया ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया के 38 देशों तक पहुंच गया है। हालांकि इससे अभी तक एक भी मौत नहीं हुई है। इस बात की जानकारी WHO ने दी है। दुनिया भर में अब तक इसके करीब 400 केस सामने आ चुके हैं। नए वेरिएंट की रफ्तार को लेकर एक्सपर्ट भी चेतावनी दे चुके हैं कि ओमिक्रॉन डेल्टा स्ट्रेन से भी 10 गुना ज्यादा रफ्तार से फैल सकता है। नए वेरिएंट को लेकर दुनिया भर में खौफ का माहौल है और एक बार फिर से पाबंदियों का दौर भी शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि कोरोना का डेल्टा वेरिएंट भारत में दूसरे लहर की लिए जिम्मेदार था। दोस्तों अब बात करते हैं कि सरकारी नौकरी की चाहत रखने वाले एवं शिक्षा महकमे में काम करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी आई है। जल्दी बिहार राज्य में बम्पर स्तर पर भर्ती होने जा रही है। जब बिहार में बड़े स्तर पर शारीरिक शिक्षा के अनुदेशकों की भर्ती की तैयारी हो रही है। बताया जा रहा है कि बिहार में पंचायत चुनाव के बाद इस भर्ती प्रक्रिया की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इस बात की जानकारी खुद बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने दी है। विजय कुमार चौधरी ने विधानसभा में कहा है कि 8300 शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों की बहाली जल्द ही की जाने वाली है। इसके लिए पंचायत चुनाव के बाद पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस खबर से लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के चेहरे खिल गए हैं और योग्य युवा तैयारी में जुट गए हैं। इस भर्ती की जानकारी देने के साथ साथ बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधानसभा में बताया है कि सरकार उर्दू भाषा के साथ इस सांस्कृतिक विषय को बढ़ावा देने के लिए कटिबद्ध है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रबी फसल की बुआई की तैयारी में जुटे किसान उर्वरक के गंभीर संकट से जूझ रहे हैं। इसके चलते रबी फसल की बुआई पर असर पड़ने की संभावना बनने लगी है। हालात यह है कि कई जिलों में किसान उर्वरक के लिए एक दिन पहले ही दुकानों पर कतार लगाकर खड़े हो जा रहे हैं, लेकिन उनकी जरूरत पूरा नहीं हो पा रही है। जब बिहार में उर्वरक की किल्लत होने की बात पर सरकार भी स्वीकार कर रही है। हालांकि बिहार सरकार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि उर्वरक की किल्लत जल्द ही दूर हो जाएगी। इस महीने की 5 तारीख तक सभी जिलों को उनकी आवश्यकता के हिसाब से DAP पहुंच जाएगी। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि आवश्यकता के हिसाब से उर्वरकों की आपूर्ति को लेकर राज्य सरकार ने यानी कि बिहार सरकार ने केंद्र को खत लिखा था। DAP की जो मांग है उसके हिसाब से उपलब्धता 35% है। किसानों की दिक्कत को वे जानते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना सहित बिहार के कई जिलों में मौसम बिगड़ सकता है। चक्रवाती तूफान जवाद के कारण बिहार के कई जिलों में मौसम बदल सकते हैं और ठंड बढ़ सकती है। जब मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 5 दिसंबर को प्रदेश के यानी कि बिहार के पूर्वी भागों के कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी का पूर्वानुमान है, यानी कि आज। इससे बिहार के इन जिलों में ठंड बढ़ सकती है। वहीं पटना, गया, नालंदा सहित कई जिलों के तापमान में गिरावट हो सकती है। जब पटना में स्थित मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि इस जवाद चक्रवात का कोई सीधा असर बिहार में नहीं पड़ेगा, लेकिन कई जिलों में हवाएं चल सकती है तथा हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। दोस्तों बात करते हैं कि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कल सुबह बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद से मुलाकात की। इस मुलाकात को लेकर बिहार में हलचल तेज हो गई है। सियासी गलियारों में इसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। यहां तक कहा जा रहा है कि पप्पू यादव बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। जब पप्पू यादव ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद से मुलाकात के बाद कहा है कि मेरे मामा के लड़के की शादी है कटिहार में 7 तारीख को, जिसके लिए उनको निमंत्रण देने आए थे। जब वही उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद से मुलाकात के बाद पॉलिटिकल बात को लेकर पप्पू यादव ने कहा है कि कौन सी पॉलिटिकल बात होगी, उनसे हमारा पारिवारिक रिलेशन है। हम लोगों का ननिहाल एक है, हम लोग मामा भगिना है, एक फैमिली है। ऐसे में पॉलिटिकल की बात क्या होगी? कुछ भी नहीं होगी। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नया इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।